पिछले 1 साल के दौरान पाकिस्तान में पेशेंट्स को देख के जो मेरी एक बहुत ही परसिस्टेंट किस्म की ऑब्जर्वेशन है वो है मरीज़ की परेशानी। गुर्दे का मरीज़ बिला वजह ही अपने मर्ज़ को लेके इतना ज़्यादा परेशान होता है कि वो बजाय अपनी डिज़ीज़ या बीमारी से ख़राब होने के बजाय, बीमार होने के बजाय अपनी ज़हनी परेशानी की वजह से ज़्यादा बीमार रहता है। आज की वीडियो में मैं आपको बेसिकली तो लेके चलूँगा हीलिंग के कॉन्सेप्ट पे कि एक्चुअली बॉडी में हीलिंग का प्रोसेस होता क्या है, लेकिन क्योंकि उसका डायरेक्ट रिलेशन आपकी इमोशनल हेल्थ से है और आपकी अंडरस्टैंडिंग से है कि कैसे जिस्म, दिमाग, माइंड, इमोशंस ये सारे इकट्ठे मिल के हीलिंग का प्रोसेस करते हैं। तो वहाँ से आपको आइडिया होगा कि जिस जहन को आप परेशानी की वजह बना लेते हैं, आप उसी जहन को यूज़ करके थोड़ा सा स्मार्ट बिहेव करके अपने गुर्दे के मर्ज़ को हीलिंग की तरफ लेके जा सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम, डॉक्टर वैस ज़का फ्रॉम एक्सपर्ट कॉन्सेप्ट क्लिनिक ऑफ लाहौर और अगेन अपने किसी बाहर वाले स्टूडियो में। साइंसदानों ने रिसेंटली रिसर्च से कंफर्म किया है कि जो हमारा इमोशनल सिस्टम है और इम्यून सिस्टम है ये आपस में कनेक्टेड हैं। इम्यून सिस्टम एक्चुअली हीलिंग सिस्टम भी होता है, इसको सपोर्ट करता है या ख़राब करता है। जो आप वीडियो में आगे बढ़ते जाएंगे मेरे साथ, इस कॉन्सेप्ट की समझ में आपको इजाफा होता जाएगा। अभी के लिए आपने याद रखना है कि जो हमारा इमोशनल सिस्टम है जो कि नर्वस सिस्टम से आता है उसको हम कहते हैं नर्वस सिस्टम, और क्योंकि इसमें इमोशंस भी इन्वॉल्व होते हैं तो ये साइकोलॉजी का भी सब्जेक्ट है। दूसरी तरफ जो हमारा इम्यून सिस्टम है वो एक पूरा सिस्टम है जिसमें हमारे इम्यूनिटी वाले सेल्स होते हैं जो हमारी कुव्वते मुदाफ़त में भी हेल्प करते हैं और हमारी बॉडी के अंदर हीलिंग के प्रोसेस को भी वही रन करते हैं। और इन्हीं को अच्छी तरह आपस में कनेक्ट करने के लिए, यानी कि नर्वस सिस्टम और इम्यून सिस्टम को कनेक्ट करने के लिए बॉडी हार्मोन का यूज़ करती है। ये एक अलग सिस्टम है, इसको हार्मोनल सिस्टम कहते हैं। अब साइंस और मेडिकल में जो फील्ड इन सारी चीज़ों को इकट्ठा स्टडी करता है और इनके आपस में रिलेशन को बताता है उसको कहते हैं साइको न्यूरो इम्यूनोलॉजी। ये एक नया और डेवलपिंग फील्ड है और ये बेसिकली हमें एजुकेट कर रहा है, हमारे नॉलेज में इजाफा कर रहा है कि कैसे जिस्म और दिमाग दो अलग चीज़ें नहीं हैं, ये एक ही चीज़ है। और अगर एक चीज़ ख़राब हो तो दूसरी ख़राब होती है, और अगर एक सही हो तो वो दूसरी को भी हेल्प करती है। इस बात को समझाने के लिए मैं आपके सामने साइंसदानों का एक तजुर्बा रखता हूँ। उन्होंने क्या किया कि कुत्तों को बैक वक्त मुंह में सक्रीन डाली जो कि मीठा करती है, मशरूबात वगैरह में यूज़ होती है, और दूसरी तरफ उन्होंने उनको वेन के ज़रिए कीमोथेरेपी दी। तो हुआ क्या कि सक्रीन खाते ही कीमोथेरेपी क्योंकि मिली, और कीमोथेरेपी से यूजुअली नोज़िया, वॉमिटिंग उसी वक्त ही हो जाता है क्योंकि ये बड़े स्ट्रॉन्ग टॉक्सिन्स होते हैं। तो आहिस्ता आहिस्ता कुत्तों का ऐसा रिफ्लेक्स बन गया कि जब इन कुत्तों को इस कीमोथेरेपी वाले केमिकल के बगैर भी सक्रीन खिलाई गई तो उनको नोज़िया, वॉमिटिंग यानी कि मतली होने लगी। ये बेसिकली इंडिकेट करता है कि हमारे जो इमोशंस हैं, हमारे एक्सपीरियंसेस हैं, हमारे जो तजुर्बात हैं ज़िंदगी के, उनसे हम बाज़ औक़ात इस तरह अटैच हो जाते हैं, हमारी बॉडी इस तरह उनके ज़रिए काम करना शुरू करती है कि जब वो रियल चीज़ ना भी हो रही हो और हमें सिर्फ किसी वजह से उस चीज़ की तरफ आइडिया हो जाए तो हमारी बॉडी उसी रिएक्शन से रिस्पॉन्ड करती है जैसे कि असल खराबी में हुआ था। अब बड़ी लोकल एग्जांपल आप ले लें, किसी ऐसे बंदे की तस्वीर या आवाज़ जो आपको जहर लगता है, जिसने आपको धोखा दिया है, जिसने आपको बड़ा तंग किया था, तो यूँ ही आप उस बंदे की आवाज़ सुनते हैं या उसकी कहीं दूर से तस्वीर देख लेते हैं या शक्ल देख लेते हैं तो आपको उल्टी आने वाली हो जाती है, आपको गुस्सा चढ़ जाता है, हालांकि आप बिल्कुल नॉर्मल बैठे हुए थे। तो अगर आपको कुत्तों वाले तजर्बे से अच्छी समझ नहीं आई तो ये जो मैंने डेली लाइफ की एग्जांपल दी है इससे समझने की कोशिश करें कि कैसे हमारी जो बॉडी के रिएक्शंस हैं वो हमारे माइंड और इमोशंस के साथ अटैच्ड हो जाते हैं।
तो साइंसदानों ने इस तजुर्बे से कंक्लूजन ये निकाला कि जो हमारे इमोशंस हैं, हमारा नर्वस सिस्टम है और हमारा इम्यून सिस्टम है और इवन के हमारे जो बाकी सिस्टम है जैसे कि हार्मोनल सिस्टम या हमारी आंतड़ियाँ वगैरह, ये सारे आपस में कनेक्टेड हैं। हम इनको अलग-अलग बॉक्सेस में रख के नहीं देख सकते। ये सारी बॉडी, माइंड, इमोशंस एक इकट्ठा काम करते हैं। अब इस सारे कॉन्सेप्ट को सेलुलर लेवल पर, मोलेकुलर लेवल पर समझने के लिए हम थोड़ा सा डेप्थ में जाते जाएंगे और फिर मैं वापस इस सारी बात को ला के प्रैक्टिकल लाइफ से कनेक्ट करूँगा कि हमने करना क्या है। सबसे पहले हम शुरू करते हैं बायोफील्ड से। अब साइंटिफिकली प्रूवन है कि जो ह्यूमन बॉडी के अंदर एक एक सेल, एक एक खुलिया होता है, उसका अपना एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड होता है जिसको कि बायोफील्ड कहते हैं। अब क्या पूरी बॉडी के लेवल पे भी जो बायोफील्ड है? मोस्ट लाइकली है और उसका बड़ा अहम किरदार है। सेलुलर लेवल पे बायोफील्ड क्या करता है कि जो बायोफील्ड या सेल का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड है वो सेल्स की डायरेक्शन, उनका फ्यूचर, उनकी ग्रोथ, उनकी हीलिंग, उनकी डेथ, सब कुछ ये बायोफील्ड ही अपेरेंटली मुतय्यन करता है। अब जैसे एम्ब्रियो या बच्चा ग्रो कर रहा होता है माँ के पेट के अंदर, तो उस लोथड़े से किस चीज़ ने क्या बनना है वो हम तो यही कहते हैं कि खुदा डिटरमिन करता है, पर खुदा ने कोई वसीला तो बनाया हुआ है ना। तो वो उन जीन्स के अंदर और उसके बाद सेल्स के अंदर बायोमैग्नेटिक फील्ड हैं जो कि सेल्स को डायरेक्शन देते हैं कि तुमने गुर्दा बनना है, तुमने गुर्दे के अंदर ये वाला ग्लोमेरुलस बनना है या ट्यूब्यूल्स बनना है, उसके बाद तुमने दिमाग बनना है और दिमाग के अंदर तुमने ग्रे मैटर बनना है, तुमने वाइट मैटर बनना है। साइंसदानों का ख्याल है कि ये बेसिकली वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड है जो सेल्स के बारे में डिटरमिन करते हैं कि उसकी डायरेक्शन क्या होनी है, एंड क्या होना है। और शायद यही इलेक्ट्रोमैग्नेटिक और बायोफील्ड्स हैं जो कि हमारे इम्यून सेल्स को, हीलर सेल्स को इंजरी वाले एरिया में बताते हैं कि तुमने कैसे हील करना है, क्या हील करना है। और इसी वेन में मैं आपको बताता चलूँ कि साइंसदान इस वक्त बड़ी तेज़ी से बायोफील्ड्स या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस को यूज़ करके सेल्स की रीजनरेशन, ग्रोथ और हीलिंग वाले प्रोसेस में तरक्की कर रहे हैं। प्रैक्टिकली अभी ये यूज़ नहीं हुआ प्रोसेस, लेकिन मुझे लगता है कि बड़ी जल्दी ही हमें पता लगेगा कि हमारे पास कुछ ऐसी मशीनें या आलात आ गए हैं जो सेल्स के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड को मैनिपुलेट करके हीलिंग के प्रोसेस को बढ़ाते हैं। अब सवाल ये है कि क्या ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड वाला कॉन्सेप्ट पूरे जिस्म पर भी अप्लाई किया जा सकता है? तो इसका में भी जवाब है हाँ, क्योंकि जितनी भी ट्रेडिशनल मेडिसिन्स हैं, चाइनीज़ हो, इंडियन हो, इजिप्शियन हो, साउथ अमेरिकन हो और इवन नेटिव अमेरिकन जो चीज़ें यूज़ करते थे, वो बेसिकली सिर्फ एक ही कॉन्सेप्ट से एक्सप्लेन की जाती हैं जिसको हम कहते हैं बायोफील्ड एनर्जी। यानी कि जो हीलर होता था वो अपने मरीज़ के बायोफील्ड एनर्जी को अलर्ट करता था, अवेक करता था, उसको सोई हुई शक्ल से जगा के उसके जिस्म में एक्टिवेट करता था। अब आप समझ सकते हैं कि मॉडर्न मेडिसिन तो इतनी जल्दी इस बात को हज़म नहीं करने वाली। उसकी मुख्तलिफ वजूहात हैं। नंबर 1, क्योंकि आपको पता है कि मॉडर्न मेडिसिन बड़ी स्ट्रगल करके चर्च से उसने आज़ादी हासिल की है, और क्योंकि इस कॉन्सेप्ट में थोड़ा सा कल्चरल और रिलीजियस टच आ जाता है तो वो इस बात को अभी इतनी आसानी से नहीं मानने वाले। दूसरी और बड़ी वजह है कि इसका अभी कोई साइंटिफिक एविडेंस नहीं है। जब साइंटिफिक एविडेंस आ जाएगा, आप करके दिखा सकेंगे, तो शायद मॉडर्न मेडिसिन के लिए इसको इनकार करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। और नंबर 3 जो कि सारे ही करते हैं, ईदर और वाली सिचुएशन है, यानी कि मेडिसिन है या हीलिंग पावर है। जैसे कि हमारे हीलर्स या ट्रेडिशनल हीलर्स कहते हैं कि डॉक्टर की दवाई खाने की क्या ज़रूरत है, सारी हीलिंग तो मेरे पास है, मैं तुम्हें हील करूँगा। और इसी तरह जो वेस्टर्न मेडिसिन वाले डॉक्टर हैं वो कहते हैं सिर्फ आपने दवाई खानी है। हम इसमें जो मिडल पाथ है, जो बीच की चीज़ें हैं, हेल्दी लाइफस्टाइल, एक्सरसाइज, डाइट, उसकी हम बात नहीं कर रहे। मैं ये जादुई तरीक़ों की बात कर रहा हूँ जिसको कि वेस्टर्न मेडिसिन कुछ खलाई या जादुई मेथड समझती है, और ये जो ट्रेडिशनल हीलर्स हैं ये कहते हैं कि सिर्फ हमारे पास ये कोई स्पेशल शिफाई प्रोसेस है। तो ये जो सोच है इस ग्रुप की भी और मॉडर्न मेडिसिन की भी कि या ये होना चाहिए या वो होना चाहिए, ये भी
इन दोनों फील्ड के मिलने में अभी बहुत बड़ी रुकावट है। मेरा अपना जो व्यू है वो ये है कि वाई नॉट बोथ ऑफ देम, क्यों ना हम मरीज़ को प्रॉपर दवाई भी दें, उसका इलाज भी मॉडर्न मेडिसिन लैब्स और रिसर्च के मुताबिक करें, और क्यों ना उसको नेचुरल हीलिंग प्रोसेस से भी फ़ायदा उठाने दें, क्योंकि असल तो वो उसके अंदर की नेचुरल हीलिंग ही है जो उसको फाइनली एक अच्छी शेप में लेके आती है। दवाई के साथ तो हम एक सिम्टम मैनेजमेंट करते हैं, लेकिन जो पेशेंट ने ओवरऑल हेल्दी फील करना है, जिसका कि इस वीडियो के एंड में मैं बड़ा डिटेल से आपको जिक्र करूंगा, वो तो पेशेंट के अंदर से ही आनी है। हाँ, एज लॉन्ग एज के ये वाली साइड नेचुरल हीलिंग वाली आप किसी फ्रॉडी के हाथ में नहीं चढ़ जाते या अपना फाइनेंशियल बेड़ा गर्क नहीं कर लेते, तो दोनों चीज़ों को हम क्यों नहीं यूज़ कर सकते। अच्छा जी, नेचुरल हीलिंग तो अभी वेस्टर्न मेडिसिन को एक्सेप्टेबल नहीं है, लेकिन जो एक कॉन्सेप्ट इन दोनों के दरमियान ब्रिज बन सकता है वो है प्लेसिबो। प्लेसिबो बेसिकली वो फिनोमिनन है जब हम तजर्बा करने के लिए किसी दवाई के लिए मरीज़ों को दो ग्रुप्स में डिवाइड करते हैं। एक साइड पे हम मरीज़ों को रेगुलर दवाई देते हैं और दूसरे ग्रुप में हम मरीज़ों को कोई ऐसी गोली देते हैं जिसका कि मरीज़ को नहीं पता होता कि इसमें दवाई है या नहीं। तो फाइनली हम देखते हैं कि दवाई वाले ग्रुप में और दवाई के बगैर वाली गोली वाला जो ग्रुप था, उन दोनों में बेहतरी किस हद तक आती है। तो बहुत दफ़ा ऐसा होता है कि वो ग्रुप जिसको ऐसी गोली दी गई थी जिसमें दवाई नहीं थी, उसके बावजूद उनके अंदर हीलिंग का प्रोसेस हुआ, उनका ब्लड प्रेशर बेहतर हो गया, उनका डिमेंशिया या पार्किंसन डिजीज़ बेहतर हो गई, उनकी हेल्थ बेहतर हो गई। तो इस प्रोसेस की, यानी कि प्लेसिबो के प्रोसेस की एक्सप्लेनेशन तो कोई नहीं है, लेकिन साइंसदान कहते हैं कि ये जो चेंज आई है जिस्म के अंदर, ये है माइंड की वजह से, कि मरीज़ों ने इसको एक्सेप्ट किया था कि शायद उनको दवाई मिल रही है, तो उन्होंने एक तो रिचुअल किया यानी कि दवाई ली। नंबर 2, उनको पॉजिटिव एक्सपेक्टेशन थी कि हाँ जी मुझे कुछ फ़ायदा होने वाला है। और तीसरा, उनका एक रिलेशनशिप बिल्ड हुआ अपने क्लिनिशियन से, यानी कि डॉक्टर जो उनको दवाई देता था। तो इन तीनों चीज़ों की बेसिस पे पेशेंट के माइंड ने खुद पेशेंट की बॉडी को हेल्प किया बेहतर करने में। अच्छा, अब ये प्लेसिबो ये नहीं है कि सिर्फ कोई जेली से रिज़ल्ट आ गए। साइंसदानों ने इसको सेलुलर लेवल पर भी चेक किया हुआ है कि एक्चुअली बॉडी के अंदर चेंजेस होती हैं, और वो चेंजेस होती हैं जो बेसिकली दवाई ने करनी थी। अब इस सारी इन्फॉर्मेशन से वैसे तो बेतहाशा सवाल भी उठाए जा सकते हैं, कॉन्सेप्ट्स भी निकाले जा सकते हैं, लेकिन द बेसिक पॉइंट इज़ कि बॉडी के अंदर भी अपनी एक हीलिंग पावर होती है। दवाई भी बहुत ज़्यादा हेल्प करती है, लेकिन हम एक और पोटेंशियल पावर जो है हमारे अंदर, उसको भी यूज़ कर सकते हैं। इस कॉन्सेप्ट को आगे बढ़ाते हुए, अपने हीलिंग के प्रोसेस को समझते हुए, अगला जो कॉन्सेप्ट हमने डिस्कस करना है वो है हमारी कॉन्शियसनेस, यानी कि बेसिकली हमारी अवेयरनेस। कॉन्शियसनेस वैसे तो बहुत ही फ़िलोसॉफिकल कॉन्सेप्ट है और इसकी बेतहाशा डेफिनेशंस और कॉनोटेशंस हैं, लेकिन आपने बेसिकली इसको सिर्फ इतना याद रखना है अभी समझने के लिए कि अपने आप का पता होना, अपनी अवेयरनेस होना, अपनी एग्जिस्टेंस का, अपने वजूद का पता होना। जो एंशिएंट फ़िलासफ़र और डॉक्टर थे वो आपकी कॉन्शियसनेस पे बड़ा ज़ोर देते थे, और वो कॉन्शियसनेस को बेसिकली 2 हिस्सों में लेते थे। एक तो आपकी अपनी अवेयरनेस, जिसमें हमारे ये कॉन्सेप्ट आ जाते हैं जो कि पुराने हीलर दवाइयों के साथ साथ यूज़ करते थे, जैसे कि योगा, मेडिटेशन, दुआएं और इबादतें वगैरह, जिसका बेसिक मकसद है कि आपने अपने आप को जानने की कोशिश करनी है, आपको पता होना चाहिए कि मैं हूँ। दूसरा जो बड़ा कॉन्सेप्ट कॉन्शियसनेस का था उस एंशिएंट फ़िलासफ़ी का, वो था एक बड़ी कॉन्शियसनेस, यानी कि यूनिवर्स में इंसान से बड़ी एक चीज़ एग्जिस्ट करती है जो कि हमसे बाहर है लेकिन हमारे साथ कनेक्टेड है। तो इन फ़िलासफ़र्स और डॉक्टर्स का ये भी बड़ा ज़ोर होता था कि अपने आप को जानने के बाद आपने अपने सराउंडिंग से भी कनेक्ट करना है। उसको बेशक वो रेकमेंड करते थे तुम जंगलों में जाके बैठो, या सुबह ताज़ी हवा लो, या तुम किसी साफ़ सुथरे इलाके में जाके नेचर के पास रहो, या दरिया के पास बैठो, या बाहर जाके धूप में बैठो, या रात को चांद और सितारों का नज़ारा करो। लेकिन बेसिकली कॉन्सेप्ट था कि आपने अपने आप को एक अपनी बिगर जो सिचुएशन है उसके साथ कनेक्ट करना है।
अगला कॉन्सेप्ट आता है कि ये कॉन्शियसनेस आती कहाँ से है। तो यहाँ पे भी हमारी मॉडर्न साइंस और एंशिएंट फ़िलासफ़ी की लड़ाई है। जो मॉडर्न साइंस है या साइंसदान है या फ़िलासफ़र है वो कहता है कि जो कॉन्शियसनेस है ये सारी ब्रेन से पैदा होती है, और जो एंशिएंट फ़िलासफ़र थे वो कहते थे कि कॉन्शियसनेस ब्रेन के अंदर केमिकल चेंजेस की वजह से नहीं होती, बल्कि कॉन्शियसनेस एक एक्सपीरियंस है और ब्रेन उसको रिसीव करने में हेल्प करता है। अब ऐसे ही है जैसे आपको कोई बंदा देख के बहुत अच्छा लगा या कोई खाना खा के बहुत मज़ा आया। अब ये एक्सपीरियंस आप कैसे शेयर कर सकते हैं, कोई कैसे आपका एक्सपीरियंस समझ सकता है? ना आप इसको लिख के दे सकते हैं, ना आप इसका कोई यूनिट बना सकते हैं। तो इट इज़ लाइक नॉन एग्जिस्टेंट, आप ये एक्सपीरियंस शेयर नहीं कर सकते। यही वजह थी कि वो फ़िलासफ़र्स कहते थे कि ये चीज़ कहाँ से होती है, कैसे होती है, हमें नहीं पता, लेकिन ये एक बड़ी मज़ेदार चीज़ है। और मॉडर्न साइंटिस्ट कहता है कि ये केमिकल चेंजेस हैं दिमाग के अंदर, और इन्हीं से बस ये सारा प्रोसेस होता है। हम इसको कैलकुलेट नहीं कर सकते, लेकिन ये है केमिकल चेंजेस। अच्छा जी, अब हम डेप्थ में जाना बंद करते हैं और इन सारे कॉन्सेप्ट्स को कनेक्ट करके फाइनली निकालते हैं कि हमने करना क्या है। उसमें सबसे पहली बात तो ये हो गई कि शायद जो बायोफील्ड या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड हमारे साइंटिफिकली अप्रूवन है, ये वही एनर्जी फील्ड हैं जिनका के सारे एंशिएंट लिटरेचर में ज़िक्र है, बेशक वो ट्रेडिशनल इंडियन मेडिसिन हो, चाइनीज़ हो, इजिप्शियन हो। तो वो हीलर्स जिन एनर्जी पाथवेज़ का, एनर्जी फील्ड्स का जिक्र करते थे, ये शायद वही बायोफील्ड्स हैं। उसके बाद हमारा दूसरा बड़ा कॉन्सेप्ट इकट्ठा करने के बाद ये निकल सकता है कि जो हीलिंग का प्रोसेस है, इसमें दोनों ग्रुप्स या दोनों ग्रोहों के समझ में बेशक फ़र्क हो, लेकिन बेसिक बात शायद एक ही है। जो मॉडर्न साइंस है वो इसको साइको न्यूरो इम्यूनोलॉजी कह रही है, और जो हमारे एंशिएंट फ़िलासफ़र थे वो इनको चक्रास और एनर्जी फील्ड्स और शक्ति किस्म के नाम देते थे। लेकिन बेसिक कॉन्सेप्ट यही है कि हमारे जिस्म के अंदर ही एक हीलिंग पोटेंशियल है। जब हम अपने दिमाग, जिस्म, इमोशंस, फीलिंग्स, इन सब को अलाइन करते हैं, अपनी अवेयरनेस को बढ़ा के, अपनी कॉन्शियसनेस को बढ़ा के, तो हमारे अंदर जो हीलिंग पावर्स हैं वो जाग जाती हैं और हमें एक फुलफिल किस्म की, हमें एक भरपूर ज़िंदगी गुजारने में हेल्प करती हैं। अब हम चलते हैं कि इस लंबे चौड़े कॉन्सेप्ट को समझने के बाद हमने प्रैक्टिकली क्या निकाला। तो प्रैक्टिकली हमने ये निकाला कि हमने अपनी अंदर की हीलिंग पावर्स को जगाना है, और उनको जगाने के लिए आप दो तरीके कर सकते हैं। या तो आप सेल्फ हीलिंग कर सकते हैं कि इन कॉन्सेप्ट को समझें और अपनी हीलिंग को जगाने के लिए जो कुछ आप खुद कर सकते हैं करें, और दूसरा ये है कि आप किसी हीलर के पास चले जाएं। जब आप ये दूसरा रास्ता इख्तियार करेंगे तो आपको गारंटी है कि पाकिस्तान, इंडिया में आपको कोई ना कोई रंगबाज ही मिलना है, कोई ना कोई जुगाड़ ही लगना है। तो मैं आपको यही रेकमेंड करूँगा कि इस कॉन्सेप्ट को खुद समझने की कोशिश करें, इसके बारे में किताबें पढ़ें, इसके बारे में वीडियोस देखें, और अगर आपको लगता है कि वाकई ये एक रियल चीज़ है तो इसके लिए कुछ बेसिक चीज़ें जो हैं डेली ज़िंदगी में उनको करना शुरू करें, ताकि आपकी हीलिंग पावर्स में इजाफा हो और आपके अंदर जो एक हीलिंग पोटेंशियल पड़ा हुआ है उससे आपकी ज़िंदगी बेहतर हो, आपकी बीमारी बेहतर हो। यहाँ से आगे प्रैक्टिकल टिप्स को बताते हुए मैं कोशिश करूँगा कि मैं इन्फॉर्मेशन को कंसाइज रखूँ और ज़्यादा लंबी चौड़ी तमहीद ना बांधूँ। तो प्रैक्टिकल चीज़ों में सबसे पहले है एक्सरसाइज। जब आप रेगुलर एक्सरसाइज करते हैं तो कुछ एफर्ट किए बगैर आप अपनी अवेयरनेस में इजाफा करते हैं। आपको पता ना, जब हल्की सी भी आप ज़रा तेज़ एक्सरसाइज करेंगे तो आपका सांस फूलता है, आपके दिल की धड़कन तेज़ होती है, आपके पूरे जिस्म में एक्टिविटी होती है। अगर आपके जोड़ों में दर्द है आपको पता चलता है। तो आप इस तरह कहें कि अगर आप एक दिन पहले वर्जिश से पहले जो सिचुएशन थी आपकी उसको कंपेयर करें वर्जिश के दौरानिए के दौरान, तो आपको ऐसा लगेगा कि शायद मैं मरा हुआ था और अब मैं शायद ज़िंदा हूँ, कि मेरा दिल भी धड़क रहा है। मेरा दिल धड़क रहा था, मुझे कभी पता ही नहीं चला। मैं सांस भी लेता हूँ, ओहो हो, मुझे पता चल रहा है मैं सांस भी ले रहा हूँ। इसी तरह आपके बाजू, शोल्डर, टांगे, जहाँ जहाँ हैं आपको सब कुछ पता चलेगा कि यार ये चीज़ें एग्जिस्ट करती हैं। तो आप देख रहे हैं ना कि इवन आप एफर्ट ना भी करें ना तो आपकी अवेयरनेस में इजाफा हो रहा है कि यार ये मेरा सारा जिस्म है, ये भी मेरे साथ था और मुझे कभी पता ही नहीं चला, मैं तो डेड बॉडी की तरह फिर रहा था। अब इस एक्सरसाइज को आप अगले लेवल पे लेके जा सकते हैं।
आप स्पेशल ब्रीदिंग एक्सरसाइज सीख सकते हैं, आप योगा कर सकते हैं, आप मेडिटेशन सीख सकते हैं। तो इसका एंड ही कोई नहीं है, आप इसको आहिस्ता आहिस्ता बेहतर बना सकते हैं। लेकिन बड़े ही बेसिक लेवल पे एज ए बिगनर मैं रेकमेंड करूँगा कि वॉक शुरू करें, फिर थोड़ी ब्रिस्क वॉक शुरू करें और देखें कि आपकी अवेयरनेस में, कॉन्शियसनेस में कितना इजाफा होता है। उसके बाद जो दूसरी चीज़ आपके हीलिंग पोटेंशियल को बेहतर करने के लिए आप कर सकते हैं वो है अपने इमोशंस के बारे में जानना और उनको बेहतर बनाना। इमोशंस बेसिकली होते क्या हैं कि हमें बाज़ औक़ात एक परसिस्टेंट किस्म के बुरे एक्सपीरियंस के साथ हमारे अंदर एक तबीयत की ख़राबी हो जाती है। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम बड़े ही मुश्किल हालात में रहे हैं तो हम चिड़चिड़े हो जाते हैं, हर वक्त गुस्से में रहते हैं, नाराज़ रहते हैं। आम बंदे को समझ भी नहीं आती कि यार सिचुएशन तो नहीं लग रही कि इस बंदे का इस तरह का रिएक्शन होना चाहिए, लेकिन आप होते हैं। बाज़ औक़ात आप ख़ुद भी गिल्टी फील करते हैं बाद में कि यार मुझे इस सिचुएशन में इतनी ज़ोर से तो नहीं बोलना चाहिए था, लेकिन आप बोल देते हैं क्योंकि पिछले दिन का, पिछले महीने का, पिछले हफ्ते का शायद आपका एक्सपीरियंस ऐसा चल रहा था कि आपके अंदर इमोशनल टर्मोइल हुआ था और आप बिल्कुल टेंस थे, जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं आप एज पे थे। और जो ही किसी बंदे ने फाइनल धक्का दिया आपको तो आप बस फट गए। और ये सिचुएशन बेसिकली डेवलप हुई आपकी उस कंडीशन में रहने की वजह से। तो आपने पूरी कोशिश करनी है अपने इमोशंस को समझने की। अगर मैं खुश हूँ तो क्यों हूँ, मैं चिड़चिड़ा हूँ तो मैं क्यों हूँ, मैं अगर उदास हूँ तो क्यों हूँ। कोई ऐसी हिडन चीज़ तो नहीं है जिसको मैं सॉल्व कर सकता हूँ और मैं सॉल्व कर नहीं रहा। शायद कोई प्रोजेक्ट पड़ा है जिसको मैं पूरा नहीं कर रहा, शायद मैंने किसी को दुख दिया है जिसे मैं माफ़ी नहीं मांग रहा, या मैं कोई अच्छा काम कर सकता हूँ या कर सकता था पर मैंने नहीं किया और वो मेरे अंदर गिल्ट बन के बैठा हुआ है। तो आपने अपने इमोशंस को बेहतर करने की कोशिश करनी है। अच्छा जी, अपनी हीलिंग पोटेंशियल को एक्टिवेट करने के लिए जो अगली एक्टिविटी है और या कॉन्सेप्ट है वो मेरा बड़ा फेवरेट है। इसको कहते हैं बिहेवियरल एक्टिवेशन। और इसकी एग्जांपल मैं हमेशा स्टार्ट करता होता हूँ हमारे एक सीनियर डॉक्टर से जो सियालकोट में होते थे। उनके पास मैंने कुछ देर एज ए मेडिकल ऑफिसर जॉब भी की। तो ये 2-3 दोस्त थे और शाम को चाय पे ये बहुत इंजॉय करते होते थे। कोई सर्जरी करके आ गया, कोई पेशेंट देख के आ गया और ये शाम को चाय पीते थे, साथ टीवी पे हमारे रेगुलर बकवास प्रोग्राम देखते होते थे और बड़ा एंजॉय करते थे। लेकिन इनमें से जो एक डॉक्टर साहब थे वो बड़ा गिल्टी फील करते थे और दुखी महसूस करते थे कि यार मैं जब भी हॉस्पिटल की तरफ आता हूँ तो मेरे रास्ते में एक पार्क है और मुझे बड़ा दुख होता है कि मैं 10 साल से इस रास्ते पर आ जा रहा हूँ और ये कितना खूबसूरत पार्क है, लेकिन मैं इस पर कभी 10 मिनट भी गाड़ी से उतर के नहीं बैठ सका। अब ये जो चीज़ है ये वाकई ही बड़ी अलार्मिंग है। अगर आपके पास कोई एक्टिविटी ऐसी है, आप किसी काम, किसी एक्टिविटी करने को पसंद करते हैं, तो आपने उसके लिए ज़रूर टाइम निकालना है। इवन दो आपको उस वक़्त लगे कि शायद मैं टाइम ज़ाया कर रहा हूँ, लेकिन आपने उस बचपने को, उस शौक़ को, उस खुशी को ज़िंदा रखना है। क्योंकि उस एक्टिविटी के करने से जो आपके अंदर इमोशनल चेंजेस आनी है, जो आपके अंदर जॉय आना है, उसने आपकी हीलिंग पावर्स में इजाफा करना है। और इस तरह की एक्टिविटी करने से जो खुशी की लहर बॉडी में आती है वो आपकी हीलिंग पावर्स में आग लगा देती है और पूरे जिस्म में एक खुशी की लहर दौड़ा देती है, जिससे आपके जिस्म का हर सेल पॉजिटिव इफेक्ट लेता है और हीलिंग की तरफ जाता है। इसके बाद अगली एक्टिविटी जो आपने करनी है वो है क्रिएटिविटी। इंसान के अंदर क्रिएटिविटी भरी पड़ी है और हम गाहे बगाहे, जाने ना जाने अपनी क्रिएटिविटी का इजहार करते रहते हैं। मुझे थोड़ी एग्जांपल से आपको समझाने दें। क्रिएटिविटी का एक्चुअली डायरेक्ट हमारे इमोशन से ताल्लुक़ है, यानी कि जो हमारी क्रिएटिव एक्ट है वो हमारे इमोशंस को इजहार करती है। और जब हम क्रिएटिव कोई काम करते हैं तो हमारे इमोशंस को तस्कीन भी मिलती है, जिससे अगेन हमारी हीलिंग पावर्स में इजाफा होता है। अब जो क्रिएटिविटी है आप 2 तरीक़ों से कर सकते हैं। एक तो बड़ी ऑब्वियस क्रिएटिविटी लेकिन लो लेवल की क्रिएटिविटी जो कि हम करते भी रहते हैं, जिसमें पहले नंबर पे आती है हमारी ड्रेसिंग, यानी कि हम अपना जो बनाव श्रृंगार है वो कैसे करते हैं, बेशक मर्द हो या औरतें हों। जो हमारे कपड़े हैं जिसको अटायर कहते हैं, ये बेसिकली हमारे इमोशंस और क्रिएटिविटी का एक्सप्रेशन होता है। इसी तरह
बाज़ लोग कुकिंग करते हैं और मेहमानों को जब वो सर्व करते हैं तो उनकी बेसिकली एक क्रिएटिव ख्वाहिश होती है कि मेहमान मेरा टेबल देखे, मेरे खाने देखे। दूसरी क्रिएटिव एक्ट होती है बहुत बड़े लेवल की क्रिएटिविटी, जिसको आप समझते हैं कि शायद ये सिर्फ आर्टिस्ट का काम है, मैं कौन होता हूँ ये करने वाला, तो आप वो भी कर सकते हैं। और लेकिन वो आप हिडन लेवल पे कर सकते हैं, जिसमें राइटिंग आती है, जिसमें गाना आता है, उसके बाद पेंटिंग आती है। अब हिडन लेवल का मतलब है कि आप अपने घर या मोहल्ले के लेवल पे कर सकते हैं। अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में हमारे पास इस तरह के फोरम्स अवेलेबल नहीं है। अगर आप अमेरिका का भी चक्कर लगे या बाहर वेस्टर्न वर्ल्ड में जाएं तो आप देखेंगे कि मोहल्लों के लेवल पे, स्कूलों के लेवल पे ये छोटे छोटे बेसिकली गैदरिंग्स मुनक्कद होती हैं, जिनमें इसी तरह के क्रिएटिव एक्सप्रेशन के लिए मौका दिया जाता है। लाजमी नहीं कि उस बंदे ने कोई बहुत बड़ा फ़िलासफ़र राइटर बनना है या बहुत बड़ा कोई पेंटर बनना है। बेसिकली उसको अलाउ किया जाता है कि वो अपनी क्रिएटिविटी लेके सामने लोगों के आए, ताकि उसको हौसला मिले, उसके इमोशनल एक्सप्रेशन हो और वो एक बेहतर इंसान बन के निकले। वैसे तो इंसान की हीलिंग पावर्स को जगाने के लिए जो एक्टिविटीज़ की लिस्ट है वो एंडलेस है, लेकिन ख़त्म मैं सबसे अहम वाली से करूँगा, जो है दूसरों को हेल्प करना। बेशक वो आप वॉलंटियर काम की शक्ल में करें या बेशक वो किसी नीडी बंदे को हेल्प करें, आपका दोस्त हो या कोई अनजान बंदा हो, अगर उसको मदद की ज़रूरत है तो उसको हेल्प करें। और अगर आपके आसपास कोई ऐसा बंदा नहीं है जिसको किसी किस्म की मदद की ज़रूरत है तो आप खुद वॉलंटियर जाके काम करें। कोई आपसे नहीं भी पूछ रहा तो उसको भी जाके हेल्प करें कि मैं भी एज ए मेंबर ऑफ सोसाइटी यहाँ पे कंट्रीब्यूट करना चाहता हूँ। इस तरह की वॉलंटरी एक्टिविटी से ना सिर्फ आपको अपने बारे में पता चलता है, अपनी कॉन्शियसनेस में इजाफा होता है, बल्कि आपको दूसरे लोगों के बारे में पता चलता है, उनके मसाइल्स के बारे में पता चलता है। और बेसिकली आप जब दूसरे लोगों से कनेक्ट करते हैं तो शायद ये वही कनेक्शन है जो हमारे एंशिएंट फ़िलासफ़र रेकमेंड करते थे कि आपने अपनी बॉडी को समझने के बाद एक जो बिगर पिक्चर है, जो बड़ी दुनिया है, जो नेचर है, उसको भी समझना है, उसके साथ भी कनेक्ट होना है, क्योंकि शायद हम एक ही किसी सिस्टम का हिस्सा हैं, सिर्फ दूसरी शक्लों में हैं, दूसरी बॉडी में हैं, दूसरे इमोशंस के साथ हैं। अब इस सारी वीडियो को देखने के बाद जो फाइनल बात है वो ये है कि हीलिंग क्या चीज़ है वो अब आपने खुद अपने लिए डिसाइड करना है। क्या आपके लिए हीलिंग और हेल्दी लाइफ का मतलब ये है कि आपकी सिम्टम्स कम हो गई हैं या आपकी दर्द बेहतर हो गई है, या आपके लिए एक हेल्दी लाइफ का मतलब ये है कि आप अपनी ज़िंदगी का हर दिन बड़ा भरपूर तरीके से गुजारें और उस दिन तक गुजारें जिस दिन के बाद आप ना रहें। एपिसोड को ख़त्म करने से पहले दो बड़े छोटे मैसेज। नंबर 1 है हमारा कंडीशनड एक्सपीरियंस और कंडीशन लाइफ। एल्बर्ट आइंस्टाइन जो कि बहुत बड़ा साइंसदान था, वो कहता था कि जो इंसान है उसका बड़ा कंडीशन सा एक्सपीरियंस होता है, छोटी सी जगह पे रहा होता है, कुछ लोगों से मिला होता है, तो उसको दुनिया की बड़ी पिक्चर का और काफ़ी सारी चीज़ों का नहीं पता होता और उनको बस बेसिकली फटाफट वो रद्द कर देता है। और हम डॉक्टर शायद इस काम में एक्सपर्ट होते हैं, हमने जो बुक में पढ़ा होता है हम उसको सही मानते हैं। पेशेंट आके कोई बात बताए, कोई नया कॉन्सेप्ट आए तो हमें सालों लग जाते हैं एक्सेप्ट करते हुए। यही वजह है कि आप अपने पुराने डॉक्टरों को देखेंगे कि वो 40-40 साल पुरानी दवाइयाँ और गोलियाँ लिखते हैं, हालांकि अब हमारे पास हर हफ्ते हर महीने नई से नई दवाइयाँ आ रही होती हैं। तो हम अपने कंडीशन एक्सपीरियंस की वजह से बड़े ही नैरो हो जाते हैं अपनी सोच में, अपने इमोशंस में। तो आपने इस नैरो एक्सपीरियंस से बाहर निकलना है। हमारे पास बेतहाशा अपॉर्चुनिटी हैं आपके मोबाइल की वजह से, इंटरनेट की वजह से। नए से नए कॉन्सेप्ट एक्सप्लोर करें, देखें दुनिया में क्या हो रहा है, घर बैठ के देखें, बजाय फजूल चीज़ों को स्वाइप करके अपना टाइम वेस्ट करने के। जो पॉजिटिव बड़ी चीज़ें हैं उनको देखें कि नेचर में क्या क्या हो रहा है। और वीडियो के एंड में मैं फिर डिस्क्लेमर देता चलूँ कि इन सारी हीलिंग पावर्स को डिस्कशन करने का हरगिज़ मतलब नहीं है जैसा कि ये हीलिंग पावर्स के जो सेलर्स हैं वो कहते हैं कि आपने दवाई को छोड़ देना है, या आपने परहेज़ नहीं करनी, या आपने अपनी सेहत का ख्याल नहीं रखना, बल्कि उन सारी चीज़ों को यूज़ करते हुए आपने अपनी अंदर की जो हीलिंग पावर है उसको जगा के उन चीज़ों को और भी ज़्यादा मुफीद बनाना है।
तो आपने डॉक्टरों की तरह या हीलर्स की तरह उस सिचुएशन में नहीं रहना कि यहाँ मैंने दवाई खानी है या मैंने सिर्फ ये काम करना है। आपने जहाँ पे ज़रूरी है वहाँ दवा भी खानी है, और जहाँ पे ज़रूरी है वहाँ पे अपनी बॉडी को हेल्दी बनाने के लिए ये वाली एक्सरसाइजेस भी करनी है। ये कॉन्सेप्ट बड़ा ही ट्रिकी था, और ये बहुत सारी वीडियोस, कुछ किताबों और कुछ आर्टिकल्स का निचोड़ था। मैंने कोशिश तो की है कि इनको बड़े ही सादा अल्फाज में आपके लिए बंद करूं, लेकिन फिर भी मैं समझ सकता हूं कि ये काफ़ी लंबी और कॉम्प्लिकेटेड वीडियो हो गई। एनीवेज, अपना एक्सपीरियंस आपने ज़रूर शेयर करना है, और अगर आपको किसी बात में कोई डिफ़िकल्टी आई हो समझने में तो वो भी आपने ज़रूर ज़िक्र करनी है कमेंट्स में। मुझे इंतज़ार रहेगा। मुलाकात होगी अगली वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।